अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप? मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ यार। मैंने पोस्ट पे कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि पता नहीं कुछ एमसीक्यूज जो आप लोगों को तक नहीं पहुँच सके, तो ज़रा काइंडली वो मुझे बता दें कि क्या इशू आया आप लोगों को एमसीक्यूज में। और आज का चैप्टर में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट लगेगा, बट मतलब हम लोगों ने तो कोशिश करनी है कि इसमें भी किसी किस्म का कोई मसला ना रहे। इंशाल्लाह नहीं रहेगा, कोशिश तो पूरी होगी। तो आप लोगों ने ज़रा ध्यान से, अगर पहले 10% के साथ कंसंट्रेट करते थे लेक्चर पे, तो आज थोड़ी सी परसेंटेज जो है ना वो थोड़ी बढ़ा लेना यार ना बेटा। तो ओके, डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़े अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि जब आपके पास सर्कुलर पाथ में या एंगुलर मोशन की हम बात करते हैं, कर्व पाथ की बात करते हैं, तो हमारे पास जिसे हम प्लेन एंगल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते आ रहे थे, उसी प्लेन एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसी प्लेन एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कैलकुलेट की जाती है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारा जो थंब है वो इंडिकेट करता है प्लेन एंगल की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके यूनिट्स तीनों हो सकते हैं हमारे पास। इसके जनाब जो यूनिट्स हैं वो रेडियन भी होता है आपके पास, एंगल भी होता है, और इसके अलावा हम इसका डिग्री जो रेवोल्यूशन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन, रेवोल्यूशन एंड डिग्री, तीनों यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। प्लेन एंगल को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। नोट्स की इमेजेस की पिक्सल फट रही हैं। चले मेरा बेटा, मैं आज फाइल दे दूंगा मिस को। फाइल अपलोड हो जाती है मिस? फाइल अपलोड नहीं होती, इमेजेस ही अपलोड होंगी, तो पिक्सल्स क्यों फट रहे हैं फिर इसके? खैर मैं दोबारा से बेटा इसको देखता हूँ, दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह अहमद। माय गॉड, इससे पहले मैं बुरा लगता था। सही है भाई, सही है। चले मेरा बेटा, तो उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। सिंपली इसका चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लीनियर में होता था, उसी तरह चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। जैसे उसका यूनिट रेडियन था, यहाँ पे जो यूनिट यूज किया जाएगा वो हमारे पास रेडियन पर सेकेंड होगा। इसी तरह चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन भी भाई ये चीज याद रखना, अलोंग जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोगों ने सिर्फ कंपैरिजन यहां पे करते जाना है कि आपके पास लीनियर में किस क्वांटिटी को किस सिंबल के साथ डिफाइन करते थे, रिलेट करते थे, और एंगुलर में हम किसके साथ करते हैं। जैसे कि लीनियर में आपके पास सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो लीनियर में सेंट्रीफ्यूगल चाहिए होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि लीनियर में क्या चीज होती थी और एंगुलर में क्या थी। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को डी कहते थे, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसके हम प्लेन एंगल भी कहते हैं उसको थीटा से डिनोट करते हैं। वहां पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी वेलोसिटी था, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी है, बट वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। सो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो जिसे हमारे पास जिसका यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, जो डायरेक्शन ऑफ हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की होगी, और वो डायरेक्शन हमारे पास बनती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो डायरेक्शन हमारे पास मेरा बेटा बनती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद मेरा बेटा हम आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर। अल्फा से डिनोट करते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे मैं कुछ बातें आप लोगों को क्लियर करूंगा, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। और इसकी डायरेक्शन भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उस रोटेशन को हम टॉर्क का नाम भी देते हैं, या फिर टॉर्क के डायरेक्शन में। अब एक चीज याद रखना, मैं फिर ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को याद रखना। जैसे कि हम लोगों ने जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लीनियर में फोर्स लगाते थे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता था और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था। यह चीज हम लोगों ने लीनियर के लिए पढ़ी हुई थी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और जब चेंज आता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता था तो हम कहते थे कि एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, जीरो है। अब हम यूं के
यहां पे हमारे पास सिर्फ लीनियर फोर्स होती थी, लेकिन अब हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलर मोशन में रोटेट करवाना होता है, मूव करवाना होता है, तो उस वक्त हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, ना कि लीनियर फोर्स की बात करते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे एंगुलर मोशन में, ना कि लीनियर मोशन की बात करेंगे। तो मेरे भाई अब हमारे पास यहां पे F की जगह पे टॉर्क आ जाएगा और M की जगह पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आता है। जी मेरा बेटा, सो हमारे पास यहां पे A की जगह पे अल्फा आ जाएगा। तो जो इक्वेशंस बनेगी यहां पे वो बनेगी फोर्स के। देखो हमने अभी ये चीज देखनी है कि अगर फोर्स लीनियर में थी तो यहां पे क्या है मेरा बेटा, एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह पे टॉर्क देखा जाएगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट मास का जो मेन रोल था लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है एंगुलर मोशन में। लीनियर एक्सेलरेशन ए था और अल्फा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। यह चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड होती है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, सो अगर आपके पास ये स्पीड कांस्टेंट होगी, इफ ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जब चेंज नहीं आएगा तो ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर है कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास जीरो। तो ये चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हम लोगों ने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी कि सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जब टॉर्क जीरो होता है या इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। यह पॉइंट याद रखना जब आपके पास एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। यह पॉइंट, बैटरी लो है जरा, इसकी जरा चेंज कर ले। जब आप ये पॉइंट मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, जैसे आपकी बैटरी चेंज होती है, ये पॉइंट बड़ा मजेदार पॉइंट है और इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज भी नेक्स्ट आने वाला है आपके पास। जी मेरा बेटा, जैसे किसी ने पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता दें। मेरा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, जैसे कि मैंने बड़े आसान लफ्जों में आपको बता दिया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास वही एंगल है जो कि आप प्लेन एंगल जिसे कहते हैं। सर्कल के ऊपर, दो पॉइंट के ऊपर आप जब दो पॉइंट्स लेते हो, आर्क लेंथ बनती है और उनकी फॉर्मेशन से हमारे पास एक प्लेन एंगल आता है और उसी प्लेन एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जैसे आपने अभी कहा था थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। जी मेरा बेटा, तो अब हमारे पास ये बात करते हैं जी, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अब मेरा बेटा एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास ये आपने पॉइंट रिलेट करना है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, जी मेरा बेटा मैं वही हूं उस्मान साहब, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अगर सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है तो यहां पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहता है कि उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये चीज क्लियर कर लें आप कि जब आपके पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखी जाती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो उसमें टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होती है, उसमें एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो मैं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा बेटा, राइट हैंड रूल से यही चीज मैंने बताई थी, डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी मेरा बेटा, माइक नॉइज कर रहा है गैरेज, ऐसा तो कोई इशू नहीं मेरे ख्याल। अच्छा जी, अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका जो टॉर्क है वो भी जीरो होगा। ये चीज याद रखना कि हर रोटेशन में टॉर्क नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो उसके टॉर्क की वैल्यू आपके पास वहां पे जीरो होगी। आपके पास टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब आपके पास स्पीड एंगुलर कम होगी या एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी या एंगुलर स्पीड कम होगी तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जी मोहम्मद बेटा, मैंने यस कह दिया है। ओके, थीटा को हम डायमेंशनलेस
क्वांटिटी भी कहते थे। और यहां पे हम लोगों ने जो उस वक्त रिलेशन एक साबित किया था, भाईजान प्रूफ किया था, वो आपके पास है एस इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। और वहां पे दो हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे कि कंप्लीट रोटेशन के लिए, या अगर एस की वैल्यू को आर के इक्वल पुट करें तो आपके पास थीटा 1 रेडियन आ रहा था, और अगर कंप्लीट रोटेशन के लिए लेके तो एस की वैल्यू हम 2 पाई आर लिख रहे थे, तो एक दफा हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई 2 पाई रेडियन। अब यहां पे ये चीज क्लियर रख लेना कि एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एक जो पूरा चक्कर होता है उसको 1 रेवोल्यूशन कहते हैं, उसको हम 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। इस कंप्लीट साइकिल को 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। ये 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल भी होती है, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी ये चीज प्रूव कर सके और कर चुके हैं। और ये 2 पाई रेडियन आपके पास 360 डिग्री के इक्वल भी होता है। ये रिलेशनशिप मेरा बेटा हमेशा याद रखना, एक कंप्लीट साइकिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, एक कंप्लीट साइकिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बेटा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू। अब यहां पे ये चीज देख ले मेरा बेटा कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता था मेरा बेटा, जो भी एक बड़ा प्रीफिक्स उसके साथ लगा ले। अब मेरा बेटे यहां पे 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल होता है 2 पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन होता है आपके पास 360 डिग्री। थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहां पे एक 1 रेडियन का भी आप लोगों ने 1 रेडियन की अगर बात की जाए कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको डिग्री के साथ इसको 2 पाई को डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 रेडियन की वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। और अगर आप 1 डिग्री को लिखना चाहोगे वो कितने रेडियन इक्वल आता है, तो 57.3 इसके साथ आके जब डिवाइड होगा 1 ओवर 57.3 रेडियन, हमारे पास मेरा बेटा ये चीज आ गई 0.0174 रेडियन। ये 1 डिग्री की इक्वल आ गया। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों ने यहां पे याद रखने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो बात करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में, उसमें एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि उसका आंसर क्या बनता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के, बड़े अच्छे से आप लोगों को पता होंगे। इसको जरा देख ले, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर बोर्ड से जरा साइड पे हट जाया करें ताकि हम जरा कोई स्क्रीनशॉट जो लेना है वो ले सकते हैं। तो इतना टाइम काफ़ी होता है, पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। मेरा बेटा ज़रा सा कोऑपरेट करें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरा बच्चे, क्योंकि बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई इस चैप्टर इस तरह से तंग करने वाला या कोई मुश्किल आने वाला है। इसमें ज़रा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लीनियर से जब एंगुलर में जाते हैं तो कहानी ज़रा उलट हो जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चे भी उलट सोचना शुरू कर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, इनको याद रखिएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे यूज होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। हाँ, आज का ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई चीज़ रह भी जाती है हमारे पास आज के चैप्टर में, तो उसके फिर यही होगा जैसे कि या तो उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा या फिर उसका लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि इसका जो टाइम है वो मज़ीद वेस्ट हो। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आज का अल्लाह करे ये चैप्टर हमारा जो पूरा है। अच्छा यार, ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है, 0300888550 जो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर आपने एक छोटी सी फेवर हमें ये देनी है कि 20 से 25 सेकंड का एक शॉर्ट क्लिप बनाना है, जिसके अंदर आप ये चीज़ मेंशन करोगे कि आपका जो ई कैट का हमारे साथ एक्सपीरियंस चल रहा है ये कितना अच्छा जा रहा है,
और ये चीज कितने अच्छे से हम लोग लेके चल रहे हैं, और ये चीज को आपने हमें एप्रिसिएशन में सिंपली कह सकते हैं कि ये चीज मैं हमेशा ही बात करता हूं कि जब आप लोगों की एप्रिसिएशन होती है तो जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक पॉजिटिव मैसेज देना है, मैं तो यही बात कहूंगा, एक पॉजिटिव वे में इस चीज को क्लियर करना है। और 20 से 25 सेकंड का एक शॉर्ट क्लिप बनाने के बाद आप उसको किसी भी टीचर्स को मेंशन कर सकते हो, किसी भी टीचर की शॉर्ट वीडियोस में ऐड कर सकते हो जिनका पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है। और प्लीज उसको ये चीज देखें कि हमारे पास जो टाइम है वो 20 से 25 सेकंड का है, उसमें छोटी सी एक वीडियो बना के, एक एप्रिसिएशन वीडियो बना के प्लीज उसको जरूर सेंड कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी भाईजान। सो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंगुलर क्वांटिटीज s इज इक्वल टू आर थीटा, सेकंड वन हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप है। और उसके बाद हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू आर एल्फा। लो जी, मैं तो यही कहूंगा कि इस चैप्टर के जो साथ साथ एमसीक्यूज हैं वो देखते जाना। और उसके बाद ये चीज याद रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। AC is not centripetal acceleration, but it is tangential acceleration. इसकी आगे एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊंगा, फिलहाल यहां पे याद रखें कि यहां पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। सर लिखते हुए थोड़ा साइड में, जी जनाब ये हो गया, आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब, ये चीज देख लें। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर में क्या होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। एंगुलर में जब इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओमेगा VF इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस AT। जय स्केच क्या कह रहे हो यार, उसके बाद 2AS VF इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन यही होती है ना, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब एंगुलर में जब आप लिखना चाहोगे तो जहरी सी बात 2 अल्फा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान। अगर लीनियर में इक्वेशंस लिखी जाती है तो इस तरह लिखी जाती हैं, और एंगुलर में लिखी जाएंगे तो इस तरह। और ये सेकंड हमारे पास होती है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो s की जगह पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जगह थीटा लेते हैं, ओमेगा टी ले लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा IT प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अभी मैंने ये कहा कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि जी मेरा बेटा अकमल इसी नंबर पर 888565 जिससे जी बिल्कुल जिस पे आप लोगों ने फीस सबमिट करवाई थी, बिल्कुल इसी नंबर पे। और s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा IT प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। आज चीज़ याद रखना है यार, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, जैसे कि आपके हाथ में एक रस्सी है और रस्सी के एंड पे एक स्टोन है, जब आप उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे होते हो तो जनाब अगर आपने गौर फरमाया हो तो उसको आप हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींच रहे होते हो, जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऑब्जेक्ट को हर मोमेंट पे अपने सेंटर की तरफ ही खींच रहे होते हैं, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना, हमारे पास फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी देखूं, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। सो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। बट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास, ये देखें हमारे पास यहां पे जितनी भी वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पे जो V1 वेलोसिटी है वो V2 वेलोसिटी और V3 वेलोसिटी ये तीनों आपस में इक्वल है? नहीं भाई, ये तीनों आपस में इक्वल इसलिए नहीं है। वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब आपके पास डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ में तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, V1 इज इक्वल टू V2
इज इक्वल टू V3, बट उसकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। ये चीज याद रखना यार, आप विद फेस या विदाउट फेस वीडियो, इट टोटली अप टू यू। ये आप लोगों का आइडिया है कि आप लोगों ने कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना। जी, उसकी डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और उसकी डायरेक्शन कौन चेंज करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उसके डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? बार बार चेंज कर रहे हैं। सो FC कैन ओनली चेंज डायरेक्शन। यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वो ये कैन ओनली चेंज डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज ला रहा है। जी जनाब, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर आ जाते और उससे रेलिवेंट इक्वेशन की बात करूंगा। ये हमारे पास रिलेशनशिप था बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान। मेरा प्लान टिकटॉक का है जनाब, आप टिकटॉक बना लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लीनियर एंगुलर वेलोसिटीज। उसके बाद हम लोगों ने ये पॉइंट यहां पे देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखती है और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है। जी, मैं दोबारा से मेरा बेटा हसन बता देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, सपोज भाई मैंने कांस्टेंट स्पीड की बात की है, कम ज्यादा वेलोसिटी से भी मूव कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे होते हो तो सर्कुलर पाथ में बड़े अच्छे से क्लियर है भाई, जब आप उसको सेंटर की तरफ खींच रहे होते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो लीनियर मूव करे। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या करती है? उसको कर्व पाथ में ले आती है। जैसे कि मून है, मून अर्थ के गिर्द बिल्कुल सर्कुलर पाथ में थोड़ी है, एक कर्व पाथ में वो मूव कर रहा होता है। क्यों मूव कर रहा होता है? कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ उसको कर्व पाथ में रखती है, उसके ऑर्बिट में रखती है। इसी तरह जब आपके हाथ में एक स्टोन एक रस्सी के साथ बंधा हुआ है, आप उसको बार बार रोटेट कर रहे हो, आप उस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहे हो। इट मींस कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही होती है। मैंने ये कहा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, V1, V2, V3, ये तीनों वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। जब इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। जी मेरा बेटा उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। जब इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड पॉसिबल है कि वो सेम हो सकते हैं, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहां पे हमारे पास लिखा हुआ था A इज इक्वल टू R अल्फा। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने ये क्यों कहा था कि ये एंगुलर एक्सीलरेशन है या फिर आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। इस पॉइंट को जरा मैं साइड भी हो गया हूं। तो भाई ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो वेलोसिटी को कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। फोर्स का काम तो उसको सर्कुलर पाथ में रखना होता है। इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी उसको प्रोवाइड कर रहे हो। जी, अगर आपके पास द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि अगर आपके हाथ में अचानक से ये चीज छूट जाती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उसे हम नाम देंगे द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई एक चीज याद रखो, सर्कुलर का बिल्कुल उलट क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वो सर्कल में मूव कर रही है तो अगर सर्कल में मूव नहीं करेगी तो किस पाथ में मूव करेगी? इन अ स्ट्रेट लाइन। कल ये हो सकता है कि कल हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों को एट ए टाइम कर ले, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में आई डोंट थिंक सो कि हमारा इतना टाइम लगेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था कि लोगों ने बहुत डीपली उसको पढ़ा भी हुआ है और उसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं है, बहुत आसान है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। यार सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली होती क्या है? FC इज इक्वल टू mv²/r। ये हमने इसमें, अब हम अगर ये बात करें कि यार अगर हम अपने लिहाज से इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो ये बनती है mr², क्योंकि v किसके इक्वल होता है बेटा? r ओमेगा के इक्वल। क्योंकि v की जगह जब आप r ओमेगा लिखेंगे, वेट अ मिनट बेटा,
ओके, सो v की जगह जब आप आर ओमेगा लिखेंगे मेरी जान, तो आपके पास आर ओमेगा लिखने से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, नीचे आर से डिवाइड हो जाएगा, सिंपली इसका रिलेशनशिप ये बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ये लिखना चाह रहा हूं जी, मैं वही बताने लगा हूं फैज भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन इज बेसिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन बेसिकली ये चीज पॉइंट याद रखो। देखो टेंजेंशियल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेके जाना, उसकी जो मूविंग हो रही है वो बिल्कुल टेंजेंशियल की वजह से हो रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जो वेलोसिटी में चेंज की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जी जनाब, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा तो यार एक आर आर के साथ डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। जी मेरी जान, कोई मसला ही नहीं है, जैसे ये चैप्टर चल रहे वैसे ही चले। मैंने वैसे ही कहा था कि मेरी ये ट्राई थी कि एक दिन में कोई 2 चैप्टर हो जाए। हाँ, ये कोशिश है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम लोग जब भी, मेरे ख्याल में सैटरडे संडे की ईद आ रही है, संडे की ईद आ रही है, तो संडे को अगर ईद आ रही है तो सैटरडे तक मेरी ये कोशिश है कि हम जो फर्स्ट ईयर है ना उसको एक दफ़ा तो खैर बात कह देंगे, कोशिश करेंगे, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर। ओके, ये ध्यान से सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैंने ये चीज बताई कि जो मोमेंट ये टॉर्क की रीजन बन रही है वो आपके पास क्या चीज बन रही है, तो वो आपने बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली, विच वन ऑफ द एक्सेलरेशन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, बेसिकली फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। कब चेंज आएगा? जब स्पीड कम या ज्यादा होगी। कौन सा एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास रीजन बनता है, यह चीज आप लोगों ने बतानी है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी लिख रहा हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी लिख रहा हूं आपके पास अल्फा सिर्फ एक्सेलरेशन, या फिर ऑप्शन डी लिख रहा हूं बोथ B and C। जी मेरा बेटा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखता हूं। इस एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। मैं यहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं। FC सेंट्रीपिटल फोर्स कैनॉट प्रोड्यूस टॉर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज इट ओनली चेंज डायरेक्शन, बिकॉज इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन। अब मेरी जान, मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टॉर्क प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने जब सर्कुलर पाथ एक बनाया था तो 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन क्या होगी डिफरेंट। तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज इट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो भाई एंगुलर स्पीड में चेंज कैसे आएगा? सो फिर ये पॉइंट तो बड़े अच्छे से क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही कहेंगे ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, कैन नॉट बी हेल्ड responsible for production of torque। मैं इसको जरा साइड पे हो जाता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन, बट ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल सकती है बट नॉट मैग्नीट्यूड। सो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी held responsible for production of torque।
यहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा आपके पास, तो टॉर्क और आई का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। अब मेरा बेटा आपके पास सबसे बेस्ट आंसर क्या बनता है, आपने वो चीज बतानी। मैंने आपको अभी ये चीज बताई थी कि मेरे भाई A इज इक्वल टू आर अल्फा में एक्चुअली जो A होता है वो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। जी मेरा बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो आपके पास फिर जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये बनता है, क्योंकि इसी एक्सेलरेशन को हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम दिया है। यहां पे देखें वर्ड जो उन्होंने लिखा वो बेसिकली which acceleration basically for production of torque. So beta is the best answer. चलिए मेरा बेटा, हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब सर्कुलर मोशन में हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी भी आवाज नहीं आ रही, मैं रुक गया था मेरा बेटा, माइक चेंज करना होता आपको पड़ता है। ये तो अब डेली की रूटीन ही बन चुकी है कि हमारी क्लास में माइक की बैटरी लो हो जाती है। अब क्लियर हो चुकी है तो मुझे स्टार्ट करूं। चलिए बेटा, जज़ाकल्लाह। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार सिंपल सी बात है कि लीनियर मोशन में मैस की वजह से क्या होता था, इनर्शिया ज्यादा होता था। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाते हो, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको मूव करते हो, या मूव कर रहे हो उसको रोकने की कोशिश करते हो। अगर दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ आपको रेजिस्ट करता है, रुकावट का सामना करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ रही है भाई, तो आपको जिस रुकावट या मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको इनर्शिया कहते हैं। लीनियर में मैस था तो यहां पे इसको कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज any change in its state of rest or of uniform motion in its state of rest or uniform motion। मुझे बता देना अगर मैं साइड पे ना हूं तो। is called rotational inertia or moment of inertia, is called rotational inertia or moment of inertia। rotational inertia और moment of inertia, I is equal to mr square होता है जी। अब मेरा बेटा यहां से एक चीज तो क्लियर आ रही है कि अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूं तो वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन लिखना चाहूं तो ml स्क्वायर आ जाएगी। डायरेक्शन लिखना चाहूं तो ये आ जाएगी। अब मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी से रेलिवेंट, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, ये जरा ध्यान से सुन लेना। मैं यहां पे वर्ड जो बोलूंगा उसमें की पॉइंट होगा। टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मास आर शोन, two cylinder of equal mass, दो सिलेंडर्स एक जैसे मैस के दिखाए गए हैं। which of these has greater moment of inertia, मैं दोनों को ड्रॉ करता हूं। which of these has greater moment of inertia,
मैं बेटा आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास चैप्टर नंबर 1 आ चुका है तो काइंडली थोड़ी सी मेहनत करें मेरा बेटा, उसकी प्रैक्टिस करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है मेरी जान। तो मैं आज चैप्टर 5 के तो करूंगा ही अपलोड, उसके साथ आपको जो चैप्टर 2 और 4 में मसला आया है उनके दोबारा से वो जो पिक्सल्स का कोई इशू है उसको कोशिश करूँगा दोबारा से फिर स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दूँ। तो मेरा बेटा आप इसकी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका उतना ही फ़ायदा होगा। अच्छा मेरा बेटा, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम लोग कर रहे थे। टू सिलेंडर ऑफ इक्वल मैसेज, एक को मैं ये कह लेता हूं, इस तरह रिंग की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। और एक आपके पास है जनाब इस फॉर्म में, दोनों के मैसेज बिल्कुल सेम है, m1 इज इक्वल टू m2, बट इन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। छोटा सा हिंट है यहां पे, ये देखो जब मैस का तो यहां पे हमने कुछ चलो कहा कि कोई कंसर्न नहीं है, क्यों नहीं कंसर्न, क्योंकि हमने ये कह दिया क्योंकि दोनों सिलेंडर्स का मैस बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन अब इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर स्क्वायर पे, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, सो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का। जी मेरा बेटा मैंने तो अपलोड किया था, द वन विद लार्ज डायमीटर और विद लार्ज रेडियस, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा ए, फर्स्ट वन। जी मेरा बेटा मैं फार्मूलास भी दोबारा अपलोड कर दूंगा अगर उनकी पिक्सल्स का इशू है तो। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू स्पेसिफिक शेप के लिए गिवन है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर हो सिमेट्री एक्सिस के साथ, हम वहां पे उसके लिए लिखते थे आई इज इक्वल टू 1/2 mr², आई इज इक्वल टू mr², और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², और इसी तरह रोड अबाउट द सेंटर आई इज इक्वल 1/2 ml² होता था हमारे पास। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, वो कुछ रिलेशनशिप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। 11 नहीं, मोहम्मद हमजा 1, जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1 और 2 11। ये रिलेशनशिप आप लोग वहां से भी देख सकते हो कि सॉलिड सिलेंडर डिस्क के लिए आई इज इक्वल टू 1/2 mr² वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, और वहां से रिलेशनशिप देखे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने जा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम को मेरा बेटा हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे डिनोट किया जाता है एल से, जो कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जब क्रॉस प्रोडक्ट आए तो हमारे पास ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एम वी आर पी, क्योंकि पी की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, एम वी के इक्वल, इसको लिख सकते हैं एम वी आर, या फिर आपके पास एम वी आर साइन थीटा तो आता ही ना, आपको बड़े अच्छे से पता होगा, और एम वी आर को हम लिख सकते हैं आई अल्फा ओमेगा, आई ओमेगा, क्योंकि मैस की जगह पे हमारे पास हमेशा जो चीज आती है, क्योंकि पी इज इक्वल टू अगर मैं एम वी लिखूं तो मैस की जगह पे हमेशा क्या आता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वी की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा। इसलिए मैंने लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम अगर लीनियर में P इज इक्वल टू एम वी है और एंगुलर मोमेंटम फिर क्या होगा, आई ओमेगा। क्यों लिखा, क्योंकि मैस की जगह पे हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, मैस की जगह लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, मैस की जगह पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आपके कमेंट्स जरा चुप गए थे, मैं जरा देख लूं। जी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर यार, बिकॉज उसका रेडियस ज्यादा था, बिल्कुल ठीक है, मैंने तो इसलिए कहा कि अंडरस्टूड थी वो पॉइंट।
ओके, इधर ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सिंपली हमने ये करना है कि आई और ओमेगा हमेशा इसको क्या रखना है, कांस्टेंट। जैसे कि वो डाइविंग वाला आप लोगों को याद होगा कि जिस जगह पे एंगुलर स्पीड ज्यादा होती थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता था। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता था तो एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाती थी, स्पीड कम होती थी एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता था, क्योंकि मोमेंट इनर्शिया डायरेक्टली रिलेट करता है आर स्क्वायर के। ये इसके ऊपर भी मैं स्टार बना रहा हूं, इस चीज को याद रखना। उसके बाद मेरा बेटा आई और ओमेगा में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ये अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझना आसान हो जाएगा कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रेडियस ज्यादा होता था, जैसे कि डाइव करते हुए जब आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे, तो आपका रेडियस ज्यादा आते हैं, आपका रेडियस मेरा बेटा ज्यादा होता है। तो अभी तो यार बिल्कुल नीचे रखी हुई है, रमजान चल रहा है ना। अभी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के ज्यादा, रेडियस ज्यादा होगा, इस वक्त एंगुलर स्पीड कम होती है। जब डाइविंग करते हो आप इस पोजीशन में जाते हो, जैसे आप बेंड होते हो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस कम हो जाता है, लेकिन एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। बट द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी and the moment of inertia always remain constant, always remain constant, which is called the law conservation of angular momentum। और उसकी जो स्टेटमेंट है वो यही है कि आपके पास फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन, मैं इसको जरा शॉर्ट करके इसलिए लिख रहा था कि ज्यादा टाइम ना लगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल एंगुलर momentum remains constant, the total angular momentum remains constant। so आपके पास बड़ी अच्छी सी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम को इससे पहले भी मैं चैप्टर में बता चुका हूं, जिस पर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है हमारे पास, टॉर्क बेटा आपके पास रिप्लेस करता है फोर्स को, और मैस रिप्लेस कर रहा है हमारे पास यहां पे आई को। जी मेरा बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या आएगी यार, आपके पास L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू अप टू 100 लिखे जाएं तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ तो आपके पास जो आई ओमेगा का प्रोडक्ट है, इसको कांस्टेंट अगर आएगा तो हमारे पास लॉ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है। वो रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सिंपली यही कहूंगा कि जैसे आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम की हम ये डेफिनेशन कर देते हैं इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, तो यहां पे फोर्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता, ठीक है ली भाई, जैसे आपका हुक्म। अब मेरा बेटा आप लोगों ने मुझे आंसर देना है एमसीक्यूज का, और इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप जरा याद रखिएगा। I is equal to mr square, I directly proportional to r square and I inversely proportional to I ओमेगा। इन तीनों को याद रखिएगा, और इसको मैं रेस करने लगा, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वो क्या कहते हैं इसमें,
जी उमैर साहब क्या कहना चाह रहे हैं यार, जरा बोलें। क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा? इन अ मैरीगो राउंड, आपको पता है मैरीगो राउंड किसे कहते हैं यार? वो जो सर्कुलर झूला सा होता है जिसके ऊपर बड़े सारे बच्चे बैठे होते हैं। मैरीगो राउंड 10 students are sitting which is rotating. 10 students, अगर मेरी जान सिर्फ टच करना होता तो अब बुक हो चुकी होती। 10 students are sitting which is rotating, जिसकी रोटेशन है विद विच इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर क्या हो, सबसे पहले आपके पास 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे उसके अंदर, आप अगर क्या हो, नाउ इफ 15 स्टूडेंट्स सॉरी 15 5 if 5 स्टूडेंट्स सडनली अचानक से जंप कर जाते हैं, सडनली जंप आउट, अगर वो जो रोटेशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैरीगो राउंड था उसमें 10 स्टूडेंट कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहे थे उसके अंदर, तो उसमें से 5 स्टूडेंट अचानक से जंप आउट कर जाते हैं। सो क्या ऑप्शन आपके पास आती हैं कि ए में लिखता हूं एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज, और वो देख लीजिएगा भाई डेप्थ के लिए जो भाईजान कह रहे थे सिर्फ टच किया है आपने। हाँ सॉरी रेडियन पर सेकंड आएगा यार, गलती से लिख दिया जनाब, रेडियन पर सेकंड। इफ 5 स्टूडेंट्स सडनली जंप आउट, सो क्या होगा, एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज करेगी। सेकंड ऑप्शन, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज करेगा। गलती से लिख दिया गया था जनाब, माजरत। सी आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा कि जो कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम, एंड डी ऑप्शन है कि आपके पास ये सारे ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हैं, ऑल ऑफ दीज। अब भैया ये देखो, यहां पे हमारे पास पहले 10 स्टूडेंट थे, 10 में से 5 रह गए। इट मींस कि जब मैस कम होगा तो आपके पास मैस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो यहां से ये चीज देखें कि एंगुलर स्पीड क्या करेगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एंगुलर स्पीड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में क्या रिलेशन है बेटा, इनवर्स। लेकिन आपके पास ये चीज देखो, एक चीज कम हो रही है लेकिन दूसरी चीज बढ़ रही है। पहले एंगुलर स्पीड ज्यादा थी, या एंगुलर स्पीड आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड थी, अब आपके पास मजीद उसकी स्पीड बढ़ गई, मैस ज्यादा, अब मैस कम हुआ तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आपके पास एंगुलर स्पीड भी इंक्रीज कर रही है और मोमेंट इनर्शिया डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम, दैट द बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। तो मेरे ख्याल में ये उमैर भाई कह रहे थे कि डेप्थ में नहीं जा रहे, तो मेरा बेटा एमसीक्यू से रिलेट करके ही इन चीज़ों को बताना होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है और ज़रा ध्यान से मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या था। जी बिल्कुल ऑल ऑफ दीज है। देखते हैं इसका क्या आंसर देते हैं आप, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। चलें, मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है उसमें अब कोई मसला नहीं रहेगा। अगर ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिया, डी इसका आंसर बता दिया।
ओके यहां पे क्वेश्चन है जी, बिल्कुल डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये है मेरा भाई, अगर आप अज्यूम कर लेते हो अर्थ अज्यूम टू बी ए स्फीयर, हम अर्थ को अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास वो स्फेरिकल शेप में है, इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सेस विद अ स्पीड, इज रिवॉल्विंग around its own axis, is revolving around its own axis with the speed that it completes, with the speed that its complete जी मेरा बेटा, अब उनकी टांगे टूटेंगी तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ ये बात भी है कि आपको हॉस्पिटल लेके चला जाना चाहिए इनको। ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये वो बनेंगे रेस्क्यू वाले बाइक के ऊपर, धूम की तरह, धूम 3 या धूम 4 बनाएंगे। सो कंप्लीट्स 1 रोटेशन एंड 24 hours, completes 1 rotation in 24 hours. What will its new time period, कि अगर हम अर्थ को अज्यूम कर लेते हैं स्फेरिकल शेप में तो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। इट मींस कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर क्या किया जाए, व्हाट विल बी its new time period, what will be its new time period, अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर if it shrinks and, अगर उसको श्रिंक कर दिया जाए, पिचका दिया जाए, if it shrink, हम अज्यूम कर रहे हैं भाई, ये चीज याद रखना, and its radius become 1/4 and its, उसके रेडियस r को हमने r/4 कर दिया, रेडियस बिकम 1/4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी पहले डी मैं लिख लेता हूं और कुछ रिलेशनशिप भी लिख देता हूं, फिर आपको कुछ समझ में आता तो बताइएगा, फिर मैं भी करवाता हूं। 6r, बी मेरे पास आ रहा है 3r, सी मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा 1.5r एंड डी मेरे पास आ गया मेरा बेटा 24r। किया हमने क्या है, r को ले लिया r/4, इसको हम r प्राइम का नाम दे देते हैं। यहां पे जो वर्ड काबिल गौर है जनाब वो आपका स्फेयर है। स्फेयर के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखें तो वो आती है I इज इक्वल टू 2/5 mr²। अब r को आपने ले लिया r/4, तो r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा आपके पास 15। 2/5 m वैसे का वैसे लिखा रहने देते हैं, यहां पे r/4 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये 2/5 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा बेटा 16 m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। ऊपर वाली वैल्यूज तो बिल्कुल सेम आ रही है, 2/5 m r स्क्वायर, नीचे क्या आ गया बेटा 16, तो मैं इसको लिख सकता हूं I डिवाइडेड बाय 16 फॉर स्फीयर, I डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अगर रेडियस की जगह हम क्या पुट कर देते हैं r स्क्वायर। सो यहां पे एक रिलेशनशिप लिखूंगा, इस रिलेशनशिप को आपने याद रखना है। ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2π/t। ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा 2π/t, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/t। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास क्या आ रहा है I/ओमेगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास ओमेगा के एंगुलर स्पीड के इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी ये हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये चीज पढ़ चुके हैं, बट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा बेटा टाइम पीरियड के। ये चीज याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड टी। बट हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड टी। जरा ध्यान से देखना मेरा बेटा, मैं अभी सॉल्व करता हूं इसको। I डिवाइडेड बाई 16 आ गया यहां पे हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? सो I प्राइम की अगर वैल्यू लिखें, I प्राइम इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल आ जाएगा, 1/16 के इक्वल आया। सो ओमेगा प्राइम किसके इक्वल आएगा? क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, तो ये 16 आ जाएगा आपके पास, 16 ओमेगा, 16 ओमेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। और टाइम पीरियड जो कि हमारे पास क्या आएगा? ओरिजिनल टाइम को 16 पे डिवाइड करेंगे, फिर जब 16 पे डिवाइड करेंगे, 24 को 16 पे डिवाइड करना है जनाब। सो ओरिजिनल टाइम पीरियड 24 था, 16 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1.5 आवर। अब घुमा दिमाग थोड़ा सा, डेफिनेटली घुमा होगा, मैं दोबारा से ये चीज क्लियर करता हूं। और पहली बात तो ये कि सबसे पहले हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि आपके पास एक स्फेरिकल शेप थी, स्फेरिकल शेप में अर्थ 24 आवर में अपना एक कंप्लीट साइकिल करती है। जब अपना कंप्लीट साइकिल करती है उसको 24 आवर मतलब कि 24 घंटे लगते हैं। अगर आप ये कर दें कि उसके रेडियस को r/4 करें, जब आप उसके रेडियस को r/4 करेंगे तो उसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो 1/16 आएगा। ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 16 से वो डिवाइड हो जाएगा। मैंने कह दिया कि अब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो 1/16 आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी मेरा बेटा मैं इसलिए तो बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, मतलब ये 1/16 आ रहा है तो आपके पास ये 16 ओमेगा एंगुलर स्पीड आएगी। फिर आप लोगों ने यहां पे ये रिलेशनशिप पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और एंगुलर स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि अगर आई की वैल्यू 1/16 आ रही है तो टाइम पीरियड भी 1/16 होगा। आई की वैल्यू 1/16 आ रही है तो टाइम पीरियड भी 1/16 होगा। यहां से हमें इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पता चला एंगुलर स्पीड और टाइम पीरियड का। टी और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे तीनों के दरमियान रिलेशन डेवलप कर दिया कि एंगुलर स्पीड और आई दोनों एक दूसरे के इनवर्सली थे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है बेटा? ये टी के आ रहा है। कि अगर आपके पास एंगुलर स्पीड टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है तो यहां पे आई के फिर क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो वैल्यू आई की होगी वही वैल्यू टी की होगी। तो टी की वैल्यू आपके पास फिर जैसे आई की वैल्यू 1/16 आ रही है तो ओरिजिनल टाइम को भी मैंने जो कि 24 आवर था उसको 16 पे जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 1.5 आवर। मेरे पास आंसर क्या बन गया? 1.5 आवर। ये लॉजिक यहां से समझने वाली है मेरी जान कि आपके पास अगर एंगुलर स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये टी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह हम लोगों ने इसको इंटर रिलेट कर दिया कि एंगुलर स्पीड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये चीज अगर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है तो इसके फिर क्या आएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी तो जो वैल्यू आपके पास आई की आएगी वही वैल्यू टी की होगी। तो मैंने टी को भी 16 पे ही डिवाइड किया, क्योंकि आई भी किस पे डिवाइड हो रहा था? 16 पे। ओरिजिनल टाइम पीरियड मेरे पास 24 आवर था, जब मैंने उसको 16 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.5 आवर। अब मेरा बेटा मुझे बता दे कि हो गया क्लियर? ये जरा इनके कमेंट्स सामने नहीं आ रहे। ये देखा कोई आवाज का तो एरर नहीं आ गया? जी मेरा बेटा मुझे कमेंट करके बता दें कि अब क्लियर हो चुका है। वीडियो चल रही है? कमेंट नहीं आ रहा यार कोई, जल्दी बताओ शहजादो। ओके ओके उमर सबने कह दिया जी ओके। बाकी लोग भी मेरा बेटा मुझे क्लियर कर दें। क्लियर हो गया जी? चार्ली इज द राइट आंसर। चलें जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा यार मेरी बात का बिल्कुल बुरा ना मनाना, मेरा स्टाइल है थोड़ा सा जोर लगा के पढ़ाने का, तो डोंट माइंड मेरा बेटा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ऊंची आवाज़ से मसला हो, तो
वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लिया करें। ओके मेरा बेटा, अब हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आपके पास वहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर फार्मूला होता था, यहाँ पे उसका होता है आई ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। जी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, मैंने भी कहा था कि अगर ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में चैप्टर आपका ये हो चुका है और आपको सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करनी आ जाएंगी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनको बता दे यार। 24 इसलिए डिवाइड किया था कि ओरिजिनल टाइम पीरियड था 24, आपने श्रिंक किया रेडियस को r/4 कर दिया, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टाइम पीरियड की वैल्यू 1/16 आई। इट मींस कि आपने ओरिजिनल टाइम पीरियड को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड आ जाएगा। सो हाफ 1/2 आई ओमेगा स्क्वेयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। एम की जगह पे मैंने आई लिख दिया, वी स्क्वेयर की जगह पे ओमेगा स्क्वेयर आ गया। सो अब आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक शेप के लिए जैसे कि हुप, उसके बाद हमारे पास आ गई डिस्क, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं और स्फीयर की बात भी कर लेते हैं। सो होप के लिए हम हमेशा लिखते हैं 1/2 kmv स्क्वेयर। अब यहां पे कुछ लोग जरा कंफ्यूज होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। kmv स्क्वेयर, यहां पे डिस्क के लिए भी मैं लिख रहा हूं 1/2 kmv स्क्वेयर, स्फीयर के भी लिए लिख रहा हूं 1/2 kmv स्क्वेयर। अब बहुत लोग से लोग पूछेंगे भाईजान ये k का मतलब क्या होता है, ये चीज भी क्लियर कर दें, तो जरा उसको देखते हैं मेरा बेटा। where k is the constant with their respective moment of inertia, where k is the constant with their respective moment of inertia, k is the constant with their respective मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसको हम के नाम देते हैं। कहीं पे 1/2 आ रहा होता है, कहीं पे आपके पास 1/12 आ रहा होता है, तो ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने इसको ज़रा समराइज करने की कोशिश की थी, तो होपफुली ये भी क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर हुप की बात करें, हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ रही होती है I इज इक्वल टू mr स्क्वेयर। तो यहां पे देखें जो कांस्टेंट नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहां पे फिर k की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 1 होगी। ये था होप के लिए। अब अगर मैं बात करूं मेरा बेटा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मेरा बेटा 1/2 mv स्क्वेयर। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वेयर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रेशो क्या आती है, तो एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं इसकी एग्जांपल दे लूं। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर मैं डिस्क की बात करता हूं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ रहा होता है 1/2 mr स्क्वेयर, 1/2 mr स्क्वेयर। जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट आ रहा है k, इसको mv स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कांस्टेंट k अब हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1/2, k इज द कांस्टेंट विद द रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम उस कांस्टेंट को जब आपके पास mv स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हो हुप का हो, उसमें जो कांस्टेंट होता है जब उसको, ये डेरिवेशन जैसे आप करते हो तो उसका एक डराइव्ड फार्मूला, डराइव ट्रिक बता रहा हूं,
कांस्टेंट को जब mv स्क्वायर के साथ 1/2 mv स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो हमारे पास वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, हमारे पास वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, हमारे पास वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। जैसे कि मेरे पास यहां पे हुप का कांस्टेंट 1 था, मैंने 1 को 1/2 mv स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या बन गई 1/2 mv स्क्वायर। अब मैंने कहा कि अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल जो कि 1/2 mv स्क्वायर होती है, अगर इन दोनों के दरमियान रेशियो लूं तो वो क्या आएगी 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 mv स्क्वायर। तो दोनों की रेशियो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 1। अब यहां पे जरा गौर करें, अब अगर मैं यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो कांस्टेंट मेरे पास 1/2 आ रहा है, कांस्टेंट मेरे पास 1/2 आ रहा है। तो कांस्टेंट जब मेरे पास 1/2 आ रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी 1/2, इस कांस्टेंट को मैंने 1/2 mv स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया मेरा बेटा 1/4 mv स्क्वायर। अब ये क्या बन गया 1/4 mv स्क्वायर। अब अगेन आप यहां पे जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल का रेशो लोगे, मतलब इसको जब डिवाइड करोगे 1/2 mv स्क्वायर के साथ, ये तो इसके साथ क्या हो गया मेरा बेटा कैंसिल, तो आंसर आपके पास आएगा 1/2। तो ये रेशो पूछी जा सकती है। इसी तरह जब आपके पास एक स्फीयर आ जाता है तो उसमें जो आपके पास 2/5 आ रहा होता है कांस्टेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेरा बेटा, जैसे भी हमने पढ़ा 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां पे अब कांस्टेंट क्या आ रहा है मेरा 2/5। इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए 2/5 को मैं 1/2 mv स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ कैंसिल, तो 1/5 mv स्क्वायर आ जाएगा। जब 1/5 mv स्क्वायर आएगा तो इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो रेशो लेना चाहो तो आप इस तरह इसकी रेशो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में होपफुली अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपस में कैसे रिलेट करना है। फिर 2 पॉइंट हुप के लिए और डिस्क के लिए आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन और उसके फार्मूले पढ़े थे, तो सिर्फ उसको फार्मूलाज को याद रखना है, उसको जरा देख लें। मैं दोबारा से बता देता हूं कि यार जब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक स्पेसिफिक शेप का डिफरेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने ये बात की थी कि जैसे कि हुप का होता है आपके पास mr स्क्वायर हुप के लिए, डिस्क के लिए आपके पास होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो मैंने यहां पे आपको एक शॉर्टकट बताया कि जब आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करोगे, यहां पे जो कांस्टेंट गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जो कांस्टेंट गिवन है उसको आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 mv स्क्वायर के साथ, तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मेरे ख्याल में यार आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जो बाकी रह चुका है इंशाल्लाह उसको, हाँ 5 बजे सर फरहान की क्लास होगी, 5 बजे ठीक है। फिर सर रिजवान ने आज आना है, आज अभी नहीं आना लेकिन आज आना है वैसे, ठीक है मैं थोड़ी देर और पढ़ा लेता हूँ, इसका मतलब ठीक है ओके। सर फरहान की क्लास यार आज आप लोगों के साथ 5 बजे है, तो इसका मतलब अभी सर रिजवान भी नहीं आ रहे, तो मेरे पास भी थोड़ा टाइम है, तो टेस्ट थोड़ा सा एंड पे कर देते हैं, कुछ चीज़ें और कर लेते हैं ताकि हमारा जो मैक्सिमम चैप्टर है वो हो जाए। क्योंकि अब मेरे लिहाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें रह गया है वो हमारा रियल एंड अपेरेंट वेट वाला रह चुका है, और उसको तो हमने करना है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ खास चीज़ नहीं रह गई इसके अंदर, और उसके बाद कुछ खास पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि यार एक एलिवेटर और आइंस्टाइन के जो रिलेशंस वगैरह हैं। एक टॉपिक हमारा रह चुका है इसका रियल एंड अपेरेंट वेट का, तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ हुप रोलिंग डाउन जब करती है तो इसको ज़रा मैं रेस कर दूँ मेरा बेटा, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। आप मुझे बताएं आगे पढ़ाना शुरू करूँ मेरा बेटा, प्लीज़ सर बहुत ज़्यादा हो गया, आगे पढ़ाना शुरू करूँ येस और नो। मुझे पहले ही पता था ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो नो हो जानी है, आज बहुत ज़्यादा हो गया सर। चलें जी ठीक है, तो इनका ज़रा टेस्ट स्टार्ट कर दें। जी टेक्निकल इंजीनियर साहब प्लीज़ टेस्ट स्टार्ट कर दें इनका। वालेकुम सलाम।